तो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी का बेसिकली ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं होता, स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर्स है सालाना, वो वाला देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें आईएनएस इम्फाल है और ज़्यादातर जो न्यूज़ होती हैं इसमें, वो या तो नेवी से रिलेटेड होंगी, है ना? या फिर होंगी डीआरडीओ और इसरो के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो। तो शुरू करते हैं, आईएनएस इम्फाल। आईएनएस क्या है? इंडियन नेवल शिप, है ना? इम्फाल नाम की ये है, मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा जो मुंबई में स्थित है, वहाँ उन्होंने ये बनाई है। तो देखो, एक इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 15 बी। इसमें ये लोग क्या बना रहे हैं? स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। अब जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, इसमें देखो प्रोजेक्ट 15 बी में टोटल 4 शिप्स बना रहे हैं, है ना? और उसमें से जो 2 शिप हैं, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस मुरंगांव, है ना? तो ये तो शामिल कर लिए हैं। चौथा शिप है आईएनएस सूरत, इसको भी शामिल कर लिया है, वो हम लोग लेटर पीरियड जो बाद में अपने ही करंट अफेयर्स में आ जाएगा, तो तब देख लेंगे। तो टोटल कौन-कौन से 4 शिप्स हैं? एक तो आईएनएस विशाखापट्टनम हो गया, एक आईएनएस मुरंगांव हो गया, एक आईएनएस सूरत और एक आईएनएस इम्फाल। ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट 15 बी के तहत क्या है? ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। फिर ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर। तो अब देखो, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट फ्लाइंग विंग, है ना? स्वदेशी रूप से विकसित अनमैन्ड एयरक्राफ्ट फ्लाइंग विंग की है, डीआरडीओ द्वारा विकसित। इसमें होता क्या है कि जो स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले मानव रहित विमान होंगे फ्लाइंग विंग के। इसमें डीआरडीओ के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा ये तैयार किया गया है। अब इसमें वैसे ज़्यादातर चीज़ें पता है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आएगा ना, वो बेसिकली करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन होता है, तो आप वो दोनों में ही देख सकते हो। फिर समर, अब देखो, जब मिसाइल की हम लोग कोई बात करेंगे ना, या कोई एयर डिफेंस सिस्टम की, समर सबसे पहले देख लो समर क्या है? तो समर एक एयर डिफेंस सिस्टम है ना? जब कोई मिसाइल आ रही है 2.5 मैक, मतलब जो साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड से ढाई गुना तेज़, है ना? 2.5 टाइम्स तेज़ जो स्पीड से मिसाइल आएगी, उसको ये नष्ट कर सकता है। तो समर क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब किसी चीज़ को आप रिटेलिएट करना, अब हिंदी में मुझे इसका शब्द याद नहीं आ रहा है, पर सरफेस टू एयर है ये, है ना? सरफेस टू एयर मिसाइल होगी फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन, मतलब इधर से मान लो कि कोई मिसाइल आ रही है, ये सरफेस पे समर सिस्टम लगा होगा, जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये इसको इसको रिटेलिएट करने के लिए, इस मिसाइल को रिटेलिएट करने के लिए काम करेगा समर। ठीक है? तो ये याद रखना, इसकी फुल फॉर्म ही बेसिकली ये है, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। फिर आकाश मिसाइल, तो ये देखो आकाश मिसाइल भी है, ये एयर डिफेंस सिस्टम ही है आकाश नाम से, और डीआरडीओ द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है? और कई देशों ने रुचि दिखाई है, पर ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? आर्मीनिया, है ना? इसमें आर्मीनिया को भारत आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा है। इससे पहले हमने ब्रह्मोस का देखा था, तो ब्रह्मोस किसको भेजी हमने? फिलीपींस को, है ना? फिलीपींस को। तो आकाश और समर क्या है? एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। समर पर याद रखना, समर इंडियन एयर फोर्स का है, और ये आकाश मिसाइल सिस्टम है, ये एयर फोर्स स्पेसिफिकली एयर फोर्स के लिए नहीं है। फिर इंडियन सबमरीन वॉरशिप्स, अब देखो, एक कांसेप्ट है, हम लोग यहाँ देखते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, है ना? एएसडब्ल्यू, एसडब्ल्यूसी। तो ये क्या है कि ऐसे शिप्स हैं जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काम आते हैं, शैलो वाटर क्राफ्ट होते हैं ये, जो उथले पानी में चल सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे टोटल 16 शिप्स हैं, और 8 शिप तो इसमें से बना रहे हैं कोचिन शिपयार्ड, है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है कोचिन शिपयार्ड बना रहा है, और बचे हुए 8 शिप्स बना रहे हैं जीआरएसई। ठीक है? जीआरएसई क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, है ना? एस्टेब्लिशमेंट। ये कोलकाता में ये लोकेटेड है कोलकाता में। तो 8 शिप्स तो कौन बना रहा है? कोचिन शिपयार्ड, और 8 बना रहे हैं जीआरएससी। तो इसमें से कुछ शिप्स हैं जो, देखो 2 क्लासेस हैं, माहे क्लास की जो शिप्स हैं वो तो बना रहा है कोचिन शिपयार्ड, और अर्नाला क्लास की जो शिप है वो बना रहा है जीआरएससी। तो अब देखो इसमें जो न्यूज़ है वो क्या है कि हमने ये जो देखो कुछ नाम देखो इसमें, माहे, मलवान, मांगरोल, है ना? ऐसे ये माहे क्लास की जो है, ये ज़्यादातर एम नाम से जितनी भी हैं वो माहे क्लास की हैं, वो कोचिन शिपयार्ड बना रहा है। इसमें मालपे, बुल्की, इनको अभी-अभी कमीशन किया गया है। फिर आईएनएस आगरे, है ना? और अक्षय, इनको भी कमीशन किया गया है। तो ये जीआरएससी की जो 8 शिप्स हैं, उनमें से 5वीं और 6ठी शिप ये है, और जो कोचिन शिपयार्ड की 8 शिप्स हैं, उसमें से चौथी और 5वीं। आप तो नाम याद रखना, मालपे, मुल्की, अगरे, अक्षय, माहे और अर्नाला क्लास की 2 जो 8-8 शिप्स बना रहे हैं, वो हैं क्या असल में? वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स हैं, है ना? इंडियन नेवी के लिए ये बना रहे हैं। फिर ईसीएलएसएस ये क्या है देखो, है ना? एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, है ना? इसरो ये बना रहा है किसके लिए? जो गगनयान मिशन, हमारा जो मानव मिशन होने वाला है, इसमें हम लोग जो गगन यात्री होंगे या व्योमनौट्स होंगे, उनको हम लोग भेजेंगे कहाँ पर? स्पेस में। तो उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम बना रहा है, जो उनको स्पेस में हेल्प करेगा। ठीक है? तो कौन बना रहा है? एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसरो बना रहा है। फिर डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, इनका नाम आप याद रखेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा, उसमें काम करने वाली महिला है। इन्होंने मंगल ग्रह पर नासा ने जो प्रोजेक्ट भेजा था, उसके तहत रोवर जो है, उसका संचालन ये कर रही है। मतलब आप मान लो कि जैसे रिमोट कंट्रोल जो रोवर का है, वो अक्षता जी के पास में है। तो ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। फिर देखो जीएनज़ेड-11, तो जीएनज़ेड-11 क्या है? आकाशगंगा में एक ब्लैक होल है, और ये सबसे पुराना ब्लैक होल है। अब ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और
क्या-क्या बाकी चीज़ें होती हैं, वो साइंस एंड टेक में आप बेसिक तो देख ही लेते हो और इतना हमारे आरएस के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये है क्या, ये इम्पोर्टेंट है। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो खगोलविद हैं रॉबर्ट, उनकी टीम ने इसको खोजा है। तो आप याद रखना ये है क्या, ब्लैक होल है एक, है ना? सबसे पुराना ब्लैक होल। फिर ई फेरी, तो फेरी हम जानते हैं फेरी क्या, बोट होती है। तो ये विश्व की पहली उड़ने वाली बोट है भई, है ना? इलेक्ट्रिक फेरी देखी थी हमने एक दूसरी, तो ये वाली वो इलेक्ट्रिक फेरी तो हमने देखा था कि कहाँ पर, थूथुकुडी तमिलनाडु में, है ना? थूथुकुडी तमिलनाडु में तो वो लॉन्च हुई थी, वाराणसी में चलाई जाएगी। तो ये वाली जो है, ये उड़ने वाली बोट है पहली, और ये स्वीडन द्वारा बनाई जा रही है। ये है ई फेरी। फिर एक देखो मिशन मून स्नाइपर। अब देखो मिशंस के बारे में हम लोग बात करें, तो मिशन के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है कि इसको चला कौन रहा है, जो एजेंसी है वो कौन-सी है ना? अब नाम में इसमें जैसे मून समझ में आ रहा है, तो ये मून मिशन है ऑब्वियसली, परंतु नाम में अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ जाने के लिए चलाया जा रहा है भाई। तो सबसे पहले देखते हैं, मिशन मून स्नाइपर में क्या है, ये जापान, है ना? जापान द्वारा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश बन गया जापान। भारत पहले करा ही चुका है, आपको पता है, और चीन, रूस और अमेरिका। फिर इसके तहत जो लैंडर है उसका नाम है स्लिम, है ना? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। इसने मून का एक शियोली क्रेटर है, वहाँ पर इसने लैंडिंग की थी। तो ये याद रखना, स्लिम क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। स्लिम लैंडर ऑफ मून, जो मिशन मून स्नाइपर है, जापान द्वारा चलाया जा रहा है। जापान ऐसा करने वाली 5वीं कंट्री है जो सॉफ्ट लैंडिंग की है मून के ऊपर। मून में भी कहाँ, शियोली क्रेटर पे। फिर इसमें 2 रोवर भी भेजे गए हैं, इसका नाम LEV-1 और LEV-2 है। लूनर एक्सप्लोरेशन व्हीकल्स, लूनर रोबोट्स को सोरा क्यू नाम दिया गया है ना? सोरा क्यू। अब कोई ऐसे ही पूछ सकता है सोरा क्यू क्या है? फिर लैंडर स्लिम के साथ में देखो एक एक्स-रे इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन XRISM भी गया है, जो मून पर बहने वाली प्लाज़्मा विंड्स की जाँच करेगा। इट वाज़ जॉइंटली क्रिएटेड बाय जापान, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये किस देश का मिशन है, यही है। बाकी सारी चीज़ें जो है, ये भी हमको एक बार ध्यान में रखनी है। स्लिम की फुल फॉर्म याद रखना, स्मार्ट लैंडर है। तो लैंडर और रोवर देखेंगे इसमें, तो लैंडर तो स्लिम हो गया, और जो रोवर है वो LEV-1 और LEV-2 हो गया, है ना? सोरा क्यू। फिर एक्सियोम 3 अगेन ये भी मिशन है, और ये यूरोपीय वाणिज्य मिशन है ना? यूरोपियन जो एजेंसी होती है ESA, है ना? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसका कमर्शियल मिशन है। मतलब इसमें अंतरिक्ष यात्री भेजेंगे, कुछ पैसे लेकर के भेजेंगे, इसलिए कमर्शियल मिशन हो गया। और भेज कौन रहा है, तो स्पेस एक्स, है ना? फाल्कन 9 रॉकेट है, उससे यूएस से ये लॉन्च करेगा। इस मिशन के तहत क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसका नाम फ्रीडम, है ना? फ्रीडम, वो 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, है ना? तो ये लेकर के जब गया, तो तुर्की के एक व्यक्ति हैं अल्पर गेज़ेरावसी। गेज़ेरावसी जो है, ये तुर्की के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। और ये जो मिशन है एक्सियोम 3 मिशन, ये यूरोपीय वाणिज्य मिशन ज़रूर है, पर इसमें और कौन-कौन है? तो नासा इसमें है, ESA इसमें है, स्पेसएक्स है, और एक एक्सियोम स्पेस नाम से कंपनी है, वो इसमें शामिल है। तो यूरोप का वाणिज्य मिशन है, और 4 एजेंसियाँ इसमें शामिल हैं। एल्पर गेज़रावकी का नाम आप याद रखना, है ना? एक गोपी थोटाकुरा का हम नाम पढ़ेंगे आगे, तो वो भी स्पेस में गए हैं, वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। फिर देखते हैं एक्सपोसैट। अब एक्सपोसैट क्या है, तो फुल फॉर्म देख लो, एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, है ना? ये एक सैटेलाइट है। अब जो भारत से जो सैटेलाइट लॉन्च होगी, उसमें हमको ज़रूरी है ये जानना कि ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो PSELV है, जो भारत का लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सिफ C58, है ना? तो इसके द्वारा ये लॉन्च की गई है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, है ना? एक्सपोसैट क्या है, इट इज़ द सेकंड सैटेलाइट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड आफ्टर नासाज़ इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर। तो अब ये एक्स-रे वगैरह का यूज़ करके स्पेस में स्टडीज़ करेंगे, तो ऐसी दूसरी ये दुनिया की दूसरी सैटेलाइट है नासा के बाद में, PSLV C58 द्वारा ये लॉन्च की गई है। फिर है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। अब फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के लिए इसरो ने परीक्षण कर लिया है ना? इसरो ने परीक्षण कर लिया है, और फ्यूल सेल बेस्ट पावर सिस्टम का अपना कक्षीय प्लेटफ़ॉर्म POEM-3, है ना? इसके सफल परीक्षण किया, और PSLV C58 द्वारा ही इसको भी भेजा गया। तो पोएम 3 इसरो का मिशन है, ठीक है? इसरो का। आगे आ जाएगा वैसे ये, पर पोएम 3 किसका मिशन है? इसरो का। फिर फ़तह 2। अब फ़तह 2 भाई पाकिस्तान का रॉकेट सिस्टम है, याद रख लेना, वैसे पूछना नहीं चाहिए। फिर इंडियन नेवीज़, हाँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी का सेकंड VLF कम्युनिकेशन स्टेशन। अब ये तेलंगाना में बनाया है, पहला वाला तमिलनाडु में ऑलरेडी था, अब नया तेलंगाना में बनाया है VLF कम्युनिकेशन स्टेशन। जीसैट 20 की बात करें, तो जीसैट से समझ में आ रहा है सैटेलाइट है ना? और नेक्स्ट जनरेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, स्पेसएक्स की मदद से इसको इसरो लॉन्च कर रहा है। प्रोबा मिशन, ठीक है? अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रोबा मिशन है किस एजेंसी का, ये याद रखना आप, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसका मिशन है। और बड़ी बात क्या है कि इसरो के सहयोग से इसको लॉन्च किया जा रहा है, यूरोप का मिशन है और हम लॉन्च कर रहे हैं इसको। तो प्रोबा 3 हमने इससे पहले देखा मिशन मून स्नाइपर, वो किसका है? जापान का, ठीक है? उसके बाद हमने ये जो एक्सियोम 3 ये देखा, 4 एजेंसीज़ है, पर यूरोप का वाणिज्य मिशन है। और जो प्रोबा है, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो ESA है, उसका मिशन है। फिर एक्स-59 क्या है, तो देखो अमेरिका में एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, है ना? दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनियों में से एक है। हथियार निर्माता भी हो, मुझे एग्ज़ैक्ट डाटा तो नहीं पता है, पर सबसे अच्छे दुनिया में वेपन्स अगर कोई बनाता है ना, तो वो यूएस में ये कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। तो नासा और लॉकहीड मार्टिन का एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक ये आपको पता होगा, जो साउंड की स्पीड से तेज़ है वो सुपरसोनिक है, मोर देन 1 मैक। तो ये 1.4 मैक की स्पीड है, तो ये एक स्पेसक्राफ्ट है एक्स-59।
नाम याद रखना, नासा और लॉकहीड मार्टिन का ये स्पेसक्राफ्ट है। फिर चीता, गुलदार और कुंभीर। अब देखो कहीं पर ये ऑप्शन में ऐसा कैसा आ जाए, तो क्या आप बता सकते हो क्या ये क्या है? तो अब बता सकते हैं भाई, भारतीय नौसेना में शामिल हुए युद्धपोत है ये, है ना? अब 12 जनवरी 2024 को इनको क्या है, सेवा मुक्त कर दिया, तो इसलिए क्या पता ये न्यूज़ में आया तो कोई पूछ ले। तो याद रखना, चीता, गुलदार और कुंभीर, है ना? युद्धपोत थे, रिटायर हो गए अब भाई। चीता जी जो है वो रिटायर होगा। आकाश एनजी। अब आकाश एनजी क्या है? आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। आकाश हम किसको दे रहे हैं भाई? आर्मेनिया को, है ना? आर्मेनिया को दे रहे हैं। आकाश एनजी क्या है? न्यू जनरेशन है आकाश का, और ये डीआरडीओ द्वारा इसका टेस्ट किया गया है, तो आकाश एनजी याद रखना। फिर उग्रम है। उग्रम आप याद रखना, 7.62 मिलीमीटर की असॉल्ट राइफल है ना? एक राइफल है, जैसे आपको पता है कि असॉल्ट राइफल आप और भी जानते हो 7.62 की, तो एके जो है ना, AK-47, AK-56 ये सब है, ये भी 7.65 625 मान लो, 65 मान लो। डीआरडीओ इसको विकसित कर रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या है कि जो असॉल्ट राइफल्स है ये रशिया से हम लोग लेते हैं, तो इस बार उग्रम नाम की ये जो असॉल्ट राइफल है ये कौन विकसित कर रहा है? डीआरडीओ। फिर एक देखो दृष्टि 10 स्टारलाइनर, है ना? अब ये स्टारलाइनर क्या है? दृष्टि 10 स्टारलाइनर ये एक ड्रोन है ना? दृष्टि 10 स्टारलाइनर ये क्या है? नेवी का पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तो ये अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने हैदराबाद में ये बना रहा है। अडानी ग्रुप की कंपनी है जो डिफेंस का काम देखती है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है? ये एक लॉन्ग एंड्योरेंस है ना, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो इसरो बना रहा है क्या? नहीं भाई, डीआरडीओ बना रहा है। फिर नहीं, डीआरडीओ इसरो नहीं बना रहे हैं, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है हैदराबाद में, वो बना रही है। फिर इंट्यूटिव मशीन्स, तो ये देखो इंट्यूटिव मशीन्स भी एक कंपनी है अमेरिका की, है ना? तो अमेरिका की चंद्रमा पर पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान उतारा है इन्होंने। अब वैसे आपको पता है ज़्यादातर मिशंस अपने यहाँ पर जो होंगे वो इसरो करता है, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो काफ़ी बड़े स्तर पर ये सब करती है। तो ये अंतरिक्ष यान का नाम जो है ओडेसिस रखा गया, और मिशन का नाम रखा IM-1 मिशन। तो ये ओडेसी नाम का जो यान था IM-1 मिशन के तहत, ये इंट्यूटिव मशीन्स है ना, ये इस कंपनी द्वारा बनाया गया था, प्राइवेट कमर्शियल कंपनी बन गई है पहली, है ना? जो चंद्रमा पे लैंडिंग जिसने कराई है, स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। फिर ओडेसिस वर्ष 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है, ठीक है? अपोलो 17 मिशन हुआ 1972 में, उसके बाद में ये ओडेसिस पहली बार गया। तो इंट्यूटिव मशीन्स क्या है? वो कंपनी है। ओडेसिस भी याद रखना, IM-1 मिशन भी याद रखना। किसका है? तो नासा का मिशन नहीं है ये, इंट्यूटिव मिशन इंट्यूटिव मशीन्स का मिशन है। फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल कंपनी बन गई है इंट्यूटिव मशीन्स ऐसा करने वाली। फिर आगे आगे देखो, स्वदेशी जासूसी उपग्रह। तो सबसे पहले तो ये कंपनी का नाम देखो आप, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। अपन ने पहले भी कहीं पढ़ा है कहीं, तो हमने पढ़ा था इंडिया और स्पेन, है ना? इंडिया और जो स्पेन है वो C-295 एयरक्राफ्ट है वो बना रहा है ना? वडोदरा में टाटा की फैक्ट्री है, वहाँ पर उसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगी। तो अब ये वाला स्वदेशी जासूसी उपग्रह बनाने के लिए भी टाटा सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है, स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा, है ना? टाटा द्वारा इस सैटेलाइट का निर्माण लैटिन अमेरिकन कंपनी है सैटेलॉजिक, तो सैटेलॉजिक के सहयोग से टाटा इस सैटेलाइट का निर्माण कर रही है। आई होप, वैसे तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की इतनी है नहीं, अपन को जो फैक्चुअल डिटेल्स है उनके उनके साथ में गुजरना है एक बार, ताकि हम पेपर में वो क्वेश्चंस देख सकें। फिर इनसैट 3DS, है ना? इनसैट क्या है? तो देखो इनसैट जो सैटेलाइट्स हैं वो मौसम विज्ञान वाले सैटेलाइट्स होते हैं, तो भारत का ये सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट है, और इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। जियो सिंक्रोनस स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना? एक तो GTO होता है, एक GSO है। ये कितने 36,647 किलोमीटर पर ये वो स्थित होता है, और इनसैट 3DS यहाँ पर लॉन्च किया गया है GSLV F-14 द्वारा। ये याद रखेंगे भाई, GSLV पहले अपन ने कौन सा देखा था? PSLV, है ना? PSLV C-58, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। PSLV C-58, है ना? उसने क्या किया था? एक्सपोसैट भेजा था, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी भी उसने टेस्ट की थी वोयम मिशन में। फिर ये कहाँ से? GSLV सतीश धवन स्पेस स्टेशन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहाँ से ये लॉन्च किया गया। इनसैट 3DS सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस स्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि भू समकालिक स्थिर कक्षा है, 36,647 किलोमीटर पे स्थित है। पहले ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा हुआ है कि कितने किलोमीटर पर ये ऑर्बिट है। फिर इंडिया सेकंड स्पेस पोर्ट। अब देखो इंडिया अभी तक जितने भी जो हम देख रहे थे वो कहाँ से कर रहे हैं स्पेस जो फ्लाइट्स है, इसरोज फर्स्ट एंड ओनली सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। परंतु अब जो है तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में, है ना? अपन ने वो फेरी देखी थी हमारी, तो तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में कुलशेखर पट्टिनम, है ना? कुलशेखर पट्टिनम नाम की जगह है, वहाँ पर अब ये नया स्पेस पोर्ट बना रहे हैं, जहाँ से ये क्या है, स्मॉल जो सैटेलाइट है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये छोटे से जो बहुत ज़्यादा बड़े उपग्रह नहीं होते, उनको भेजने के लिए ये नया बेस एक तरीके से बना रहे हैं। कहाँ पर है ये? कुलशेखर पट्टिनम है, तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में।
फिर आईएनएस थूथुकुडी, वैसे नाम मस्त नहीं है। आईएनएस संध्याक, यार्ड 3025, है ना? अब आईएनएस संध्याक क्या है? तो ये स्पेशल सर्वे वेसल है ना? जीआरएसई ऐसे टोटल 4 वेसल्स बना रहा है। प्रोजेक्ट 15 बी में कितने देखे थे हमने? उसमें भी 4 ही थे ना? तो जीआरएसई ऐसे 4 आईएनएस संध्याक जैसे 4 टोटल स्पेशल सर्वे वेसल्स बना रहा है। भारतीय नौसेना को दिए जाएँगे, तो अभी संध्याक जो है, ये दिया गया है। फिर आईएनएस निदेशक, तो जैसे आईएनएस संध्याक है, वैसे ही आईएनएस निदेशक है। ये भी सर्वेक्षण पोत है, जीआरएसई इसको बना रहा है। आईएनएस निदेशक जो है, वो जीआरएससी द्वारा निर्मित 4 पोतों की श्रृंखला में से दूसरा है, पहला आईएनएस संध्याक है, तो ये हमने देख लिया। फिर एक देखो एचएपीएस, एचएपीएस क्या है? हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल, है ना? सूडो मतलब ये फेक सैटेलाइट व्हीकल है। अब ये होगा क्या कि ये देखो एक ऐसा सैटेलाइट व्हीकल होगा जो थोड़ी-सी ज़मीन से थोड़ा-सा ऊपर चला जाएगा, फिर वहाँ से जो सैटेलाइट्स होंगी उनको लॉन्च करेगा। तो देखो नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़ है बैंगलोर में, ये नाम भी याद रखना आप, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़ कहाँ स्थित है? बैंगलोर में। इसने सौर ऊर्जा से संचालित सूडो सैटेलाइट का पहला सफल परीक्षण किया है, मानव रहित हवाई वाहन है, एक साधारण यूएवी है जो ज़मीन से लगभग 20 किलोमीटर की ऊँचाई पर उड़ सकता है। तो इसको और दूसरा नाम क्या है इसका? HALEB इसका नाम है। तो एक तरीके से आप मान लो कि ये ड्रोन कह लो इसको, है ना? HAPS या HALE दोनों नाम याद रखना। हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल है, 20 किलोमीटर की ऊँचाई पे उड़ सकता है और अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। फिर देखें कान, तो कान भई याद रखना, ये कान, नाक सब, कान का उल्टा नाक हो जाता है क्या? है ना? इंग्लिश में हो जाता है। तो कान देखो क्या है, एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा कि फलाना 4 ऑप्शन में से कौन-सा 5th जनरेशन लड़ाकू विमान नहीं है? तो भई कान जो है ये तुर्की द्वारा विकसित किया गया पहला स्वदेशी फाइटर जेट है, जो कि 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। 5th जनरेशन जो फाइटर प्लेन्स है देखो मैंने यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। आप देखो F-22, F-35 रैप्टर जो होते हैं यूएसए के, ये 5th जनरेशन है। सुखोई Su-57 अपने पास जो सुखोई है वो नहीं, जो रशिया के पास Su-57 है वो 5th जनरेशन है। दे J-35A है चाइना के पास, KF-21 है साउथ कोरिया के पास और F-35 है यूके के पास। उसके अलावा कान, कान याद रखना, ये मुझे तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। है ना? तुर्की का कौन सा है? 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है। फिर ओलेग कोनोनेंको, ये देखो 1110 दिन, है ना? 1110 दिन स्पेस में रहे, तो अंतरिक्ष में रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो नाम से वैसे आप पहचान सकते हो कौन सी कंट्री के हैं? रशिया के हैं मेरे हिसाब से, रशिया के, है ना? ओलेग, ओलेग कोनोनेंको, 1110 दिन। फिर आगे देखो आदित्य L1 मिशन। अब आदित्य L1 मिशन आपको पता है इसरो का एक मिशन है, उसमें हम लोग L1 है ना, लैग्रेंज पॉइंट 1 हेलो ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग एक जो स्टडी जो सन की स्टडी के लिए, है ना? सन की स्टडी के लिए वहाँ पर हम लोग स्थापित करेंगे इसको और उसके बाद में सन की जो भी अपन कोरोना और जो कोरोनल इजेक्शंस होते हैं, उनको स्टडी करेंगे। तो देखो 6 जनवरी को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया था इसको, जो L1 है, लैग्रेंज पॉइंट 1 हेलो ऑर्बिट में स्थापित। अब मैं आपको वैसे समझाऊँ तो देखो, ये सन की स्थिति है और ये मान लो कि ये अ अर्थ की स्थिति है। तो उसके बीच में कुछ ऐसी जगह होंगी, है ना? कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर दोनों का जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है ना, वो काउंटर जो करेगा वो बहुत मिनिमम होगा या 0 होगा, है ना? मिनिमम मान लो आप तो। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको L1, L2, L3 लैग्रेंज पॉइंट्स बोलते हैं। तो ऐसा ही एक पॉइंट है L1, है ना? ऐसा ही एक पॉइंट है L1। तो वहाँ पर L1 में ये स्थापित कर दिया, उसके बाद एक एक चक्कर सूरज का इसने 178 दिन में पूरा भी कर लिया है। भारत ऐसा करने वाला विश्व का तीसरा देश है ना? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद में इसरो, है ना? उसने ऐसा किया है। फिर अपने पेलोड द्वारा कोरोनल मास इजेक्शन ये सब की स्टडी करेगा। इसमें एक पेलोड है, इसका नाम याद रखना भाई, ये इंटरेस्टिंग नाम है पापा। पापा क्या है? प्लाज़्मा एनालाइज़र पैकेज फॉर आदित्य। तो ये है आदित्य L1। फिर विक्रम 1, और विक्रम 1 क्या है? स्काईरूट एरोस्पेस एक कंपनी है। इसका शायद हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है। तो स्काईरूट एरोस्पेस है, उसने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, उसका नाम रखा है विक्रम 1। ये कहाँ से लॉन्च किया है? तो एक ही था नाम, एक और नाम इसका है कलाम 250 नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये याद रखना। विक्रम 1 या कलाम 250 किसके द्वारा? ये इसरो के द्वारा नहीं है, स्काई रूट एरोस्पेस है ना? भारत का अंतरिक्ष एक स्टार्टअप है स्पेस सेक्टर में, तो उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। फिर पुष्पक, तो पुष्पक वैसे क्या होता है? पुष्पक विमान होता है ना, तो ये आरएलवी एलईएक्स 02 है ना? पुष्पक है ये। आरएलवी मतलब क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मतलब ऐसा लॉन्च व्हीकल जिसको हम लोग वापस यूज़ कर सकें, है ना? इतने सालों तक जब तक इलॉन मस्क ने ये काम नहीं किया था ना, तब तक हम लोग वेस्ट ही करते थे। वो एक बार जा रहा था, फिर वापस उसका कुछ भी बच नहीं रहा था। तो अब क्या है, इसरो ने भी ऐसा रीयूजेबली लॉन्च व्हीकल बना लिया, जिसको नाम दिया गया हमने पुष्पक। पुष्पक किसका है? इसरो लॉन्चेस फुली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। कहाँ से इसने? चल्लाकेरी और एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है ये, चित्रदुर्ग कर्नाटक में, है ना? कर्नाटक में वैसे ऐसे ही नाम होते हैं। मैं तो एक बार बैंगलोर गया तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे नाम है ना ऐसे मिलते-जुलते ही थे। है ना? बेल्लारी, चेल्लारी चल्लाकेरी। तो देखो इसरो's विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन एसोसिएशन विद लिक्विड propulsion सिस्टम सेंटर एंड इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। रीयूजेबल रॉकेट का उद्देश्य स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाला अल्ट्रा एक्सपेंसिव जो रॉकेट बूस्टर होता है ना, उसको रिकवर करना होता है, तो ताकि फ्यूल भरने के बाद उसको वापस से इस्तेमाल कर लें। इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसने 2015 में रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 तैयार कर दिया था। अभी अपन देख रहे हैं ज्यादातर मिशन किससे जा रहे हैं? फाल्कन 9 से ही जा रहे हैं, तो वो भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। तो आरएलवी एलईएक्स आ जाएगा, तो क्या हम याद रख पाएंगे क्या इतना?
पुष्पक नाम आ जाएगा तो भी याद रख पाएँगे क्या, तो ये फुल्ली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। तेजस MK1, अब तेजस MK1 हमको पता है फाइटर प्लेन है इंडिया का, परंतु ये कैसा है, ये LCA है। वैसे इसको LCA तेजस ही बोलते हैं इसको, LCA तेजस। LCA क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो इसने पहली फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल HAL का जो हेडक्वार्टर है ना बैंगलोर में, तो HAL के हेडक्वार्टर के पास में HAL का एयरपोर्ट बना हुआ, वहाँ पर इसको टेस्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देखो 83 ऐसे फाइटर जेट्स बनाने के लिए HAL के साथ में समझौता किया है। तो तेजस MK1A है ना, 1A, ये क्या है? LCA तेजस। फिर यूरोपा क्लिपर, और वैसे मैं इसके बारे में बहुत मुझे जिज्ञासा रहती है। तो जुपिटर का मून है एक यूरोपा, है ना? तो ये नासा नासा का मिशन है यूरोपा क्लिपर मिशन। अपन को बात यही याद रखनी है। वैसे मैं आपको बताऊँ तो ये यूरोपा मून है ना, इस पूरे मून के ऊपर पृथ्वी से भी बड़ा मून है ये, जुपिटर का। और इस पूरे मून के ऊपर आइस की एक चादर बिछी हुई है ना? बहुत थिक लेयर ऑफ आइस है, और उसके नीचे माना जाता है कि उसके नीचे समंदर है। और अगर आपको पता हो तो लाइफ का जो ओरिजिन है ना, लाइफ हैज़ मरीन ओरिजिन। तो मरीन ओरिजिन है, तो जिस जगह पर पानी है ना, वहाँ पर संभव है कि कोई ना कोई लाइफ का ओरिजिन हुआ है या होना है या फिर समाप्त हो चुका है। तो इसलिए कुछ स्टडी कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है, यूरोपा क्लिपर मिशन किसका है? नासा का मिशन है। यूरोपा जुपिटर का एक मून है, वहाँ पर ये भेजा गया है। फिर अग्नि 5 मिसाइल। देखो अग्नि वाली मिसाइल वैसे इंटरेस्टिंग इसलिए है, अग्नि 5 है तो 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता है। 5000 किलोमीटर हो गया तो मतलब क्या हो गया, ये आईसीबीएम हो गई है ना? आईसीबीएम क्या होती है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब देखो, भारत ने अपनी फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस इस मिसाइल का परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के तहत किया गया है। तो मिशन दिव्यास्त्र हम लोग याद रखेंगे। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किसके तहत किया गया है? तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत, है ना? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स हैं ये। अ, फिर इसमें देखो आप, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है MITRV, MIRV वैसे इसको बोलते हैं। तो MIRV जो टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है कि एक मिसाइल को ये हथियार ले जा सकती है जो अलग-अलग लक्ष्यों को भेज सकता है ना? अलग-अलग लक्ष्यों को भेजने वाले हथियार ले जाएगी। ऐसी तकनीक देखो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास ही है। उसके बाद में हमारे पास है। तो मिशन दिव्यास्त्र देश में ही विकसित हाइली एडवांस्ड वेपन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए मिशन दिव्यास्त्र चलाया, और उसमें हमने क्या टेस्ट किया? आईसीबीएम। याद रखना आईसीबीएम कौन सी होती है? इंटरकॉन्टिनेंटल, बहुत लंबी रेंज। 5000 किलोमीटर चले जाओगे तो कॉन्टिनेंट चेंज हो जाएगा क्या? हाँ, कॉन्टिनेंट चेंज हो जाएगा भाई, डिपेंड करता है आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर आईएनएस जटायु। तो आईएनएस जटायु देखो लक्षद्वीप में इंडियन नेवी का दूसरा बेस है ना? दूसरा सेकंड बेस है ना, सेकंड नेवी बेस इन लक्षद्वीप। फर्स्ट कहाँ है? आईएनएस द्वीपरक्षक है। और जो सेकंड है वो क्या है? एक सेकंड। जो सेकंड है वो क्या है? आईएनएस जटायु। तो लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप वैसे भी हमको याद रहता है, आजकल मोदी जी जा करके आए, उसके बाद से लक्षद्वीप की चर्चा थोड़ी ज़्यादा ही हो गई। तो आईएनएस जटायु सेकंड नेवल बेस है कहाँ पर? लक्षद्वीप में। फिर H-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, है ना? तो देखो सी हॉक है, हेलीकॉप्टर है ये एक, यूएस का हेलीकॉप्टर है वैसे। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, इसका नाम रोमियो भी है ना? इसको रोमियो भी कहते हैं। रोमियो कहते हैं। इसके अलग-अलग वर्ज़न होते हैं। ब्लैक हॉक होता है जो लैंड वर्ज़न होता है, सी हॉक है तो ये जो नेवल वर्ज़न है वो है। तो भारतीय नेवी में आईएनएस गरुड़ है कोची में, इसमें ये शामिल किया गया है। इसके लिए अलग स्क्वाड्रन बनाई है, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 334, जिसकी कमान किसके पास में है? कैप्टन एम अभिषेक के पास में है। वापस से देखो इस कंपनी का नाम आया, मैंने आपको बताया था ना पहले, लॉकहीड मार्टिन, है ना? तो लॉकहीड मार्टिन द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है उसका समुद्री संस्करण है। ठीक है? तो ये H-60R सीहॉक। फिर इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। अब ये इतना बड़ा सारा नाम, तो ये क्या है भई? तो आप नाम से पता लगाओ। इंडिजीनियस है मतलब भारत में बना हुआ है ना? इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, है ना? ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो किसने बनाया? डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, है ना? बीईएल जो है, डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। जो मौजूदा काउंटर ड्रोन सिस्टम जुड़े हैं ना, उनमें मार्क 1 वेरिएंट के रूप में जाने जाते हैं। ये सिस्टम एनिमी ड्रोन के खिलाफ मल्टी लेयर डिफेंस मैकेनिज्म प्रदान करते हैं, जिसमें लेज़र वगैरह के उपयोग से और जैमिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग से वो ड्रोन्स को खत्म कर देते हैं, है ना? ड्रोन को पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर इंटरडिक्शन करेंगे, मतलब उसको यूज़लेस बना देंगे। फिर एक देखो ड्रैगन फायर, है ना? ड्रैगन फायर का भी आज आप लोग ये देखो, तो उसके बाद में एक बार वीडियो देखना कि ड्रैगन फायर क्या है। तो एक बहुत पावरफुल लेज़र वेपन है, ब्रिटेन का है भई, है ना? यूएस ने भी वैसे ऐसा टेस्ट कर लिया, पर अभी न्यूज़ में ड्रैगन फायर है। तो ड्रैगन फायर ब्रिटेन का लेज़र वेपन है, एंटी ड्रोन लेज़र तकनीक, है ना? इसमें लेज़र से ही मार देते हैं, गोली-वोली चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका पूरा नाम देखें हम तो लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। आप इसका वीडियो देखना, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। पर अपन को कितना याद रखना है, ड्रैगन ड्रैगन फायर क्या है? एंटी ड्रोन लेज़र वेपन है ब्रिटेन का, लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। फिर डेल्टा 4 हेवी रॉकेट। डेल्टा और भी कहीं पढ़ा था क्या अपन ने? डेल्टा रैंकिंग पढ़ी थी भई, एबीपी प्रोग्राम था, उसकी डेल्टा रैंकिंग पढ़ी थी। जो सेकंड नंबर पे तो कौशाम्बी यूपी का एक ब्लॉक था, और फर्स्ट नंबर पर एक बहुत खतरनाक सा नाम था, तो वो एबीपी ब्लॉक कार्यक्रम था, उसकी डेल्टा रैंकिंग जारी हुई थी। अब डेल्टा 4 हेवी रॉकेट। हेवी रॉकेट देखो, ये अमेरिका का एक हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, इसमें अपनी आखिरी उड़ान भरी है, इसलिए ये न्यूज़ में था। NROL 7 नामक एक मिशन था, उसके तहत। तो ये यूएस स्पेस फोर्स और बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, ये सब ने संयुक्त रूप से इसको चलाया था। तो अब ये भई इसको रिटायर अब कर दिया गया है। फिर अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। अंगारा A5 देखो, ये रशिया का है ना? और
पहले रशिया का एक रॉकेट है प्रोटॉन नाम से, हेवी लिफ्ट रॉकेट, जैसे यूएस का कौन-सा था डेल्टा 4 जिसको रिटायर कर दिया, वैसे ही प्रोटॉन जो था यूएसएसआर का, है ना? तो ये 1960 के दशक में बनाया गया था। अब 1991 में आपको पता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, रशिया और अलग-अलग कंट्रीज़ बन गई। तो पोस्ट सोवियत जो है, ये पहला ऐसा स्पेस रॉकेट है जो रशिया ने बनाया है, हेवी लिफ्ट वाला, तो अंगारा ए5 नाम है उसका, है ना? कंट्री याद रखना बेसिकली तो स्टोरीज़ देखो काम नहीं आती, वैसे ज़्यादातर क्या होता है कि स्टोरी तो याद रह जाती है, फिर बाकी जो काम की चीज़ है वो इंसान भूल भी जाता है। तो अपन को आज स्टोरी याद करने की बजाय हमको ये याद रखना है कौन सी कंट्री का है, अंगारा ए5 तो रशिया का, डेल्टा 4 किसका है, अमेरिका का, रशिया का पुराना कौन सा था, तो प्रोटॉन था, है ना? और ये है क्या, लॉन्च व्हीकल्स है ये। फिर एक देखो GAIA, है ना, BH3, ये भी एक ब्लैक होल है। पहले भी हमने एक ब्लैक होल देखा था ना, तो वैसे ये भी मिल्की वे गैलेक्सी का लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल है, एक्विला कॉन्स्टेलेशन में ये स्थित है, तो लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल। तो ये याद रख लेना बस, ये ऐसा नाम है तो ये ब्लैक होल है। वैसे BH3 मतलब ब्लैक होल ही हो गया, तीसरा ब्लैक होल होगा। तो ये सबसे बड़ा है पर मिल्की वे गैलेक्सी का, जो अपनी जो गैलेक्सी है ना, उसका सबसे बड़ा है। फिर देखें एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम ACS3, नासा ने इसको लॉन्च किया है, सौर ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान है ये। है ना? ये याद रखना, सौर ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान है, रॉकेट लैब, है ना? स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये आपको याद क्या रखना, नासा ने लॉन्च किया है और सौर ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान है, एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम। ACS3 नाम से आएगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये याद रखना। फिर शेनज़ाओ, तो ये शेनज़ाओ, हाओहाओ, ये सब चाइना के ही होते हैं, तो ये चाइना द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष यात्रियों को 2030 तक ये चाँद पर भेज रहे हैं। देखो चाइना का एक तियांगोंग स्पेस स्टेशन है, आप ये याद रखना। चाइना को पहले क्या है, जो बाकी कंट्रीज़ है ना, इन सब ने मिल करके ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ से बाहर कर दिया था। चाइना ने कहा कोई बात नहीं, हम अपना बना लेंगे, तो इन्होंने क्या अपना बना लिया, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। वहाँ पर इसके थ्रू 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि 2030 में ये चाँद पर भेजने वाले हैं, ठीक है? 2030 तक ये चाँद पर भेजने वाले हैं, तो शेनज़ाओ 18 चाइना का मिशन है। फिर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज़ मिसाइल, एक सेकंड में ये देख लेता हूँ, ठीक है? तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज़ मिसाइल, अब इसकी बात करें तो अगेन इंडिजीनियस है, तो भारत में विकसित किया गया है, तो भारत में कौन विकास करेगा? DRDO करेगा। चांदीपुर उड़ीसा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, ये भी याद रखना, है ना? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया में? तो ये चांदीपुर उड़ीसा में है। तो ITCM जो है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज़ मिसाइल, एक सबसोनिक लंबी दूरी की ज़मीन पर हमला करने वाली क्रूज़ मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल निर्भय के समान है। एक निर्भय भी सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। सबसोनिक मतलब क्या हो गया? हवा की गति से धीरे चलेगी, लंबी दूरी की है, ITCM नाम है इसका, है ना? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज़ मिसाइल। फिर एक स्पेस प्लेटफ़ॉर्म है, तो ये देखो सबमर्सिबल प्लेटफ़ॉर्म फॉर अकूस्टिक कैरेक्टराइज़ेशन एंड इवैल्यूएशन। अब देखो ये इतने डिफिकल्ट नाम हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, पर आप 1-2 बार देखोगे तो याद रहेगा। तो ये देखो टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन सेंटर ऑफ सोनार सिस्टम इंस्टॉल्ड बाय DRDO फॉर इंडियन नेवी। सोनार सिस्टम आपको पता है क्या? तो सोनार सिस्टम जो होता है शिप्स में यूज़ करते हैं अपन, शिप्स के जो बेस होता है उसमें ये लगा हुआ होता है, और जैसे आप कुछ भी जैसे समुद्र में कोई सबमरीन चल रहा है, तो उसका पता कैसे चलेगा आपको? तो सोनार जो सिस्टम होता है उसके लिए। तो ये एक सोनार सिस्टम है, सबमर्सिबल प्लेटफ़ॉर्म फॉर अकूस्टिक कैरेक्टराइज़ेशन एंड इवैल्यूएशन, स्पेस नाम है इसका। कुल्लामाऊ इन इडुक्की, है ना? कुल्लामाऊ जगह है इडुक्की केरला में, वहाँ पर ये सोनार सिस्टम इंस्टॉल किया गया है इंडियन नेवी के लिए, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन सेंटर है ये, है ना? तो इसका विकास देखो नेवल फिजिकल ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी है जो DRDO की, उसके द्वारा इसका विकास किया गया है, मुख्य रूप से संपूर्ण सोनर प्रणाली के मूल्यांकन के लिए। तो सोनर, अब मैं सोनर समझाना थोड़ा-सा वो हो जाएगा। वैसे अगर आप बेसिक देखो तो सोनार क्या होता है, ये यहाँ पर मान लो कि ये एक शिप है ना? ये एक शिप है, तो यहाँ पर बेस में ये लगा रहता है। यहाँ पर मान लो कि फलाना-फलाना कोई वो आ रही है, सबमरीन आ रही है, तो ये क्या है, सिग्नल्स भेजता रहता है एनी टाइम। तो ये सिग्नल ट्रैवल करते हैं, ये वापस आते हैं, तो ये जो इसका डिस्टेंस होता है ये पता लगा लेता है, तो उसके थ्रू ये कुछ-कुछ ऐसे काम करते हैं, बाकी डिटेल में हम लोग नहीं समझ सकते अभी। फिर इंडिजीनियस MPATGM, तो देखो MPATGM क्या है? मैन पोर्टेबल जो है, मैन पोर्टेबल, ठीक है? तो MPATGM, तो MPATGM क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है? मैन पोर्टेबल मतलब आदमी कंधे पर लेकर के फायर कर सकता है भाई इसको। तो ऐसा एक ये गाइडेड मिसाइल है, तो ये DRDO ने इसको डिज़ाइन और विकास किया है, और पोखरण फील्ड फाइटिंग रेंज है जैसलमेर में, वहाँ पर इसका टेस्ट किया गया था 13 अप्रैल 2024 को। तो ये वाली डेट तो वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जैसलमेर में टेस्टिंग हुई थी। आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना, है ना? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब आप कंधे पर लगा करके ये मिसाइल को छोड़ोगे, एंटी टैंक मतलब टैंक को ये उड़ा सकती है, और मैन पोर्टेबल है मतलब आप खुद चला सकते हो। फिर अग्नि प्राइम, तो अग्नि प्राइम हमने पहले भी देखा क्या? हमने देखा, तो अग्नि जो है ये मिसाइल है, DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम मतलब अग्नि का ही जो प्राइम वर्ज़न है, नेक्स्ट जनरेशन वर्ज़न है वो है। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड एंड DRDO की नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये एक, और ये जो टेस्ट था अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा में, मारक क्षमता याद रखना इसकी 2000 किलोमीटर है। अग्नि प्राइम मिसाइल, तो ये अग्नि प्राइम मिसाइल है, तो ये आपको पता है कि ये कौन-सी मिसाइल है? तो ये सरफेस टू एयर है ना? सरफेस टू एयर मिसाइल। फिर मांटा रे, अब मांटा रे क्या है? तो ये अंडर वाटर ड्रोन है भाई एक। मांटा रे एक फिश होती है,
है ना? एक फिश होती है, आप गूगल करके देखना, इसकी अजीब-सी शेप होती है। तो ऐसा ही अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल, है ना? अंडर वाटर ड्रोन है ये, अमेरिका द्वारा बनाया गया। लंबे समय तक ये समुद्र के अंदर रह सकता है। तो मांडा रे एक फिश है, उसके ही नाम पर इन्होंने एक अंडर वाटर ड्रोन बना दिया। किसने बना दिया? यूएसए ने बना दिया। फिर हवासाल RA-1 है ना, हवासाल 1 RA-3 सॉरी, है ना? नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट फायर किया है, लार्ज सुपर लार्ज क्रूज़ मिसाइल वॉरहेड है और टैक्टिकल क्रूज़ मिसाइल हवासाल RA-3 के लिए तैयार किया गया है। देखो ये एक सुपर क्रूज़ मिसाइल है, उसके लिए नॉर्थ कोरिया ने अभी रिसेंटली एक वॉरहेड टेस्ट किया है ना? तो इसलिए ये न्यूज़ में है, तो ये कहाँ की मिसाइल है, ये याद रखनी अपन को, नॉर्थ कोरिया की है। इसके अलावा उत्तर कोरिया द्वारा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी एक प्योल जी 1 2 का परीक्षण भी किया गया। तो ये दोनों मिसाइल का नाम याद रखना, नॉर्थ कोरिया की है, चाइना की भी लग सकती है, जापान की भी लग सकती है, इसलिए याद रखना। फिर है एमआरबीएम। एमआरबीएम क्या है? मीडियम रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल है, एमआरबीएम। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं ये। क्रिस्टल मेज़ 2 मिसाइल है, देखो एक इज़राइल की, है ना? इज़राइल की क्रिस्टल मेज़ 2 मिसाइल है जो एयर से लॉन्च की जाती है, तो उसी की तर्ज पर एमआरबीएम हम लोग बना रहे हैं। रॉक्स भी इसको नाम दिया गया है ना? ROCKS रॉक्स। फिर आकाश तीर सिस्टम। तो आकाश तीर देखो, भारत जो बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके द्वारा बनाया गया एक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग प्रणाली है। तो ये नाम से समझ में आ गया, एयर डिफेंस करेगा और तो क्या करेगा। तो ये जो इंडियन आर्मी है उसकी वायु रक्षा कोर होती है एक, है ना? कोर आपको पता है कि कोर तो यूनिट होती है एक तरीके से, है ना? उसको ये दे दिया गया है आकाश तीर सिस्टम। तो एयर डिफेंस सिस्टम इतना याद रखना, बीईएल ने बनाया है आकाश तीर को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकास किया आकाश तीर सिस्टम का। फिर LVM-3। तो LVM-3 क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ये। तो ये लॉन्च व्हीकल है और भविष्य की उड़ानों के लिए इसरो इसको यूज़ करेगा, है ना? तो इसरो यूज़ करेगा लॉन्च व्हीकल, और ये अलग-अलग न्यूटन थर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन, आपको पता है CE-25 जो लेटेस्ट इंजन है, CE-25 अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन केरोसिन प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन पावर्ड 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट, ये सब बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, लॉन्च व्हीकल है। आप याद रखना, फ्यूचर में इसरो इसको यूज़ करेगा। फ्यूचर के जो मिशंस होंगे, मानव मिशन हो चाहे और दूसरे मिशंस होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनके लिए है ये। इसरो का हाँ, देखो ये याद रखना अपन को यहाँ पे, इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, है ना? अब ये ऐसे भी जो स्टैटिक पोर्शन है ना, वो भी मैंने कोशिश किया है थोड़ा-थोड़ा इसमें डाल दूँ। तो इसरो का जो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है, अब देखो इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स ये महेंद्रगिरी में है और यहाँ पर सेमी क्रायोजेनिक प्री-बर्नर का फर्स्ट इग्निशन टेस्ट किया गया था। तो ये महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। महेंद्रगिरी आपको पता है क्या? ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, आप याद करना, है ना? ये आपको पता है, देखो ये इंडिया का मैप है ना? इंडिया जो पेनिनसुलर इंडिया है, उसका मैप है। तो ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों की हाईएस्ट पीक क्या-क्या है, वो याद करना। महेंद्रगिरी शायद आपको याद है। फिर पीएस4 क्या है? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। तो ये पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है भाई, है ना? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं 3D प्रिंटिंग को। तो इसका इस्तेमाल किया गया है। पीएस4 नाम के इस इंजन का उपयोग इसरो के मुख्य सैटेलाइट जो पीएसएलवी है ना, उसमें यूज़ किया जाएगा और प्राइवेट पार्टनरशिप इसरो और विप्रो 3D है ना, इसरो और विप्रो इन दोनों के द्वारा ये बनाया गया है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन पीएस4। फिर देखो शियान 23 सैटेलाइट, तो ये तो बता सकते हैं कहाँ की है, चाइना की है। चाइना का एक रॉकेट है लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट। लॉन्ग मार्च नाम से अलग-अलग ये 4C तो क्या है, ये मिशन जो भेजते हैं उसका नाम होता है लॉन्ग मार्च रॉकेट है और चाइना द्वारा ये ज़ियान 23 सैटेलाइट एक जो पर्यावरण की निगरानी है उसके लिए ये सैटेलाइट भेजा गया है, चाइना का है। फिर FWD-200B ये याद रखना है अपन को, FWD-200B ये एक बॉम्बर है ना? देखो, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी। यूएवी क्या हो गया? तो ड्रोन हो गया, है ना? ड्रोन से बॉम्ब गिरा देंगे तो वो यूएवी बॉम्बर हो गया। तो FWD-200B एक और हम लोग आगे पढ़ेंगे गौरव नाम से, है ना? जो ग्लाइड बॉम्ब है, तो वो ग्लाइड बॉम्ब है और ये बॉम्बर है। इसका इस्तेमाल करेंगे बॉम्ब वगैरह फेंकने के लिए। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके द्वारा ये विकसित किया गया है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज लॉन्ग एंड्योरेंस MALE है ना? MALE इज़ एन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। समझ गए? तो ये एक है तो ड्रोन ही ना, ड्रोन है जिससे बम फेंकेंगे, तो ये बॉम्बर कहला गया। फिर स्मार्ट, अब देखो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज़ ऑफ टॉरपीडोज़। अब स्मार्ट है, जो टॉरपीडोज़ को रिलीज़ करेगा, टॉरपीडोज़ सुपरसोनिक मिसाइल्स होंगी जो सबमरीन से लॉन्च किए जाते हैं टॉरपीडोज़। आपने द गाज़ी अटैक करके मूवी देखी हो अगर तो आपको टॉरपीडो याद रहेंगे। ये इंडियन नेवी के लिए भी बनाया गया है, एंटी सबमरीन सुपरसोनिक मिसाइल, है ना? इसमें होंगी जो ये टॉरपीडोज़ हैं वो डीआरडीओ द्वारा विकसित स्मार्ट प्रणाली एक कैनिस्टर आधारित मिसाइल प्रणाली है, 643 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आप तो फुल फॉर्म याद रख लोगे तो आपको याद रह जाएगा। क्योंकि टॉरपीडो वगैरह कहाँ यूज़ करेंगे? पानी में चलते हैं भाई टॉरपीडो। टॉरपीडो की टेक्नोलॉजी कैनिस्टर बेस्ड होती है, ये भी आपको पता है अगर आपने वो देखी हो, द गाज़ी अटैक। तो उसमें आपने देखा होगा बड़े-बड़े वो ऐसी ट्यूब सी बनी रहती है ना? बड़ी-बड़ी ऐसी ट्यूब सी बनी रहती है, उनका ढक्कन खुलता है और फिर वो टॉरपीडो रिलीज़ हो जाता है। तो इसको ही कैनिस्टर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, कैनिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये स्मार्ट क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज़ ऑफ टॉरपीडोज़। फिर दृष्टि 10 स्टारलाइनर हमने देखा था क्या एक? तो वो भी ड्रोन था क्या? तो दृष्टि 10 स्टारलाइनर के बाद में ये दृष्टि 10 ड्रोन भी है और इसको हर्मीस 900 ड्रोन भी बोला है।
है ना? ये दोनों नाम इसी के हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा है, वहाँ पर बठिंडा बेस है, वहाँ पर इसको तैनात करेंगे। इज़राइल की फ़र्म है एल्बीट नाम से, है ना? उसने टेक्नोलॉजी थोड़ी-सी हमको दिया और हमने बाकी बना लिया है। तो ये याद रखना आप क्या है, ये ड्रोन है। हर्मीस 10 900 और दृष्टि 10। ये वैसे एक कोई लग्ज़री ब्रांड भी होता है, मेरे को पता नहीं, पर उसका नाम प्रोनाउंस अलग तरीके से करते हैं। अपन तो जैसा आता है वैसा कर लेते हैं, हर्मीस है, ठीक है? फिर फुजियान। फुजियान क्या है? ये देखो, चाइना का 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर पता है, बड़े-बड़े शिप्स होते हैं जिस पे एयरक्राफ्ट लैंडिंग और ये सब कुछ करता है। तो ये सबसे एडवांस और चाइना का 3rd। अमेरिका के बाहर बना सबसे एडवांस है ये। तो फुजियान याद रखना, चाइना का सैटेलाइट है क्या? नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर है। सैटेलाइट नहीं है ये चाइना का, एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिर देखो ग्लाइड फेज़ इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट। तो ये ग्लाइड फेज़ इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट भाई हाइपरसोनिक हथियारों को रोकने में सक्षम मिसाइल है, तो इसको बनाने के लिए यूएसए और जापान का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्लाइड फेज़ इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट। मतलब देखो, अब ग्लाइड फेज़ से तो नहीं समझ में आ रहा, पर इंटरसेप्ट करना है, तो किसको इंटरसेप्ट करना है? मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए प्रोजेक्ट चला रहा है। कौन चला रहा है? यूएस और जापान। फिर आर्टेमिस 3, तो आर्टेमिस 3 अपन को पता है अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट्स को चाँद पे भेजना चाह रहे हैं। पहले वाला तो यूएसएसआर ने माना ही नहीं था कि उन्होंने भेजा भी है, परंतु चलो ठीक है, आर्टेमिस 3 में भी है, 2026 में भेज देंगे इस बार, तो इस बार चेक हो जाएगा अच्छे से कि भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। तो आर्टेमिस 3 किसका मिशन है? ये याद रखना, नासा का मिशन है, अमेरिका का मिशन है। फिर आगे देखो, अरोवाना, है ना? अरोवाना एक सबमरीन का प्रोटोटाइप है और ये मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर से उसने अपनी जो 250th स्थापना दिवस था उसके अवसर पर ये प्रोटोटाइप बनाया था अरोवाना। तो ये सबमरीन नहीं है, उसका एक प्रोटोटाइप है। फिर लूपेक्स, चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन की बहुत सक्सेस के बाद में इसरो अब चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा और जाक्सा, है ना? जापानीज़ जो स्पेस एजेंसी है, उसके साथ मिलकर के 2028 में लॉन्च करने की बात है। चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर इसमें लाया जाएगा। तो ये अपन को याद है, इसरो और जाक्सा, है ना? इसरो और जाक्सा का कंबाइंड मिशन होगा ये, चंद्रयान 4 बोल लो इसको या लूपेक्स बोल लो, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। फिर इसरो मार्स लैंडर मिशन, तो इसरो का सेकंड मार्स मिशन जो है, वो 2031 में संभावित है। तो ये भी अपन को याद रखना है। फिर चांग ई मिशन, है ना? तो चैंग चोंग चांग ये सब कहाँ के होते हैं? तो ये मून मिशन है किसका? चाइनीज़ स्पेस एजेंसी का। ये भी क्या लाएँगे? नमूने लेकर के आएँगे वहाँ से, चाँद से। और ये रॉकेट कौन-सा है? लॉन्ग मार्च 5, ठीक है? फिर आरएसएम 56 बुलावा। देखो ये बुलावा है, नाम से हिंदी लग रहा है, परंतु ये हिंदी है नहीं। रशियाज़ न्यूक्लियर मिसाइल है ये और नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया है। तो आरएसएम 56 बुलावा क्या है? रशिया की न्यूक्लियर मिसाइल है। तो ये नाम से इंडियन लग रहा है या फिर बांग्लादेशी या पाकिस्तानी मत समझ लेना, रशिया की है। स्पेक्युलस, अब स्पेक्युलस क्या है? एक पृथ्वी के आकार का ग्रह है और सूर्य से तो बहुत बड़ा है ये, कई गुना अधिक सूर्य से कई गुना अधिक विकिरण होने के कारण वातावरण यहाँ पे समाप्त हो गया। मतलब पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि वातावरण था और जो सूर्य से रेडिएशंस निकलती हैं उसके कारण ये समाप्त हो गया। फिर देखो लाल, मुरसान और हिल्सा। तो ये क्या है? तो ये 3 है ना क्रेटर है ना? मार्स पर। तो इनका नाम दिया गया है लाल, मुरसान और हिल्सा। किसके नाम पर? देखो एक साइंटिस्ट है देवेंद्र लाल, उन अहमदाबाद फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी का। यहाँ से याद रख लेना फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी कहाँ पर है? अहमदाबाद में। तो वो देवेंद्र लाल उनके नाम पर, तो लाल, और यूपी और बिहार में 2 टाउन है मुरसान और हिल्सा, उनके नाम पर ये नाम रखे गए हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता कि क्यों रखे गए हैं, परंतु आप ये याद रखना लाल, मुरसान और हिल्सा क्या है? मछलियों के 3 प्रकार हैं, स्पेसशिप्स के 3 प्रकार हैं। तो ये मार्स पर 3 क्रेटर हैं, उनके नाम हैं। अग्निबाण सॉर्टेड 01 मिशन, अग्निबाण सॉर्टेड, देखो एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, है ना? उसने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन बनाया। इससे पहले भी हमने देखा था कि इसरो और विप्रो का, इसरो और विप्रो वाला मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। PS4, ठीक है? इसरो और विप्रो का जो PS4 था, ये क्या है? इसरो में मुख्य सैटेलाइट जो होगी जो मुख्य रॉकेट है PSLV, उसके ऊपरी हिस्से में इस इंजन का उपयोग करेंगे, तो 3D प्रिंटेड है, ये है। और सिमिलरली क्या है? अग्निबाण सॉर्टेड 01 मिशन, तो इसके तहत इन्होंने जो अग्निकुल कॉस्मोस है, ये एक स्टार्टअप है, उसने ये मिशन चलाया है और इसके तहत इन्होंने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित दुनिया के पहले रॉकेट का परीक्षण किया है। तो ये जो प्रिंटेड इंजन है ना, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन, इसका इन्होंने परीक्षण कर लिया है। फिर अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, अग्निकुल के पेटेंटेड अग्नि लेड इंजन, है ना? अग्नि लेड इंजन द्वारा संचालित एक सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है अग्निबाण। अग्निबाण भी याद रखना है अपने को। अग्निबाण क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस है ना, उसका एक लॉन्च व्हीकल है। फिर यह दुनिया का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाने के लिए इन्कोनेल एक धातु होती है, उसका प्रयोग किया गया है। तो ये बेसिक सी कुछ बातें हैं। आपको कंपनी का नाम याद रखना, अग्निकुल कॉस्मोस का मिशन है अग्निबाण सॉर्टेड 01। फिर हीट, अब देखो हीट का फुल फॉर्म याद रख लोगे तो याद हो जाएगा, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है।
है ना? अब मान लो कि अपन ने कोई मिसाइल बना ली, पर अब उसको मिसाइल को टेस्ट करना है कि वो टारगेट को हिट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो अपने को कोई टारगेट भी तो बनाना पड़ेगा, तो ये वही टारगेट है भाई, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट। तो डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। अभ्यास का इस्तेमाल विभिन्न मिसाइल सिस्टम के मूल्यांकन के टारगेट के रूप में होता है ना? दुश्मन को बुलावा देने के लिए एक नकली विमान के रूप में भी इसको किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल और एल&टी, है ना? इनके द्वारा ये एचएएल और एल&टी है। इन दोनों के द्वारा ये विकसित किया गया है। हीट याद रखना, तो हीट अभ्यास किया गया है, उसमें इसको टारगेट बनाया गया है और फिर मिसाइल का परीक्षण करते हैं। डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया है, उत्पादन एचएएल और एल&टी द्वारा है। फिर मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शाफ्ट रॉकेट। देखो, अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये रॉकेट है, पर ये बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मीडियम रेंज का रॉकेट है, माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शाफ्ट, ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। डीआरडीओ हैंडेड ओवर दिस टू इंडियन नेवी। यह एक ऐसी तकनीक है जो रडार संकेतों को स्पष्ट करती और प्लेटफ़ॉर्म और परिसंपत्तियों के चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाती है। ये जो रडार के संकेत होते हैं, इनको अस्पष्ट कर देती है ये। और डीआरडीओ डिफेंस लैबोरेटरी है जोधपुर, उसने ये बनाया है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शाफ्ट रॉकेट, तो ये इंडियन नेवी को दे दिया है। फिर रुद्रम M2 मिसाइल, सबसे पहली बात तो ये डीआरडीओ ने बनाया है, ये याद रखना, एयर टू सरफेस है ना? एयर टू सरफेस मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह से चलाते होंगे। रुद्रम M2 स्वदेशी रूप से विकसित सॉलिड फ्यूल से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है ये। तो रुद्रम M2 मिसाइल एयर टू सरफेस है, डीआरडीओ द्वारा विकसित है, सॉलिड फ्यूल से चलती है। ड्रोन नागास्त्रा, अब ड्रोन नागास्त्रा क्या है? तो ये एक मैन पोर्टेबल वेपनाइज्ड ड्रोन सिस्टम है। मैन पोर्टेबल ड्रोन क्या होता है? इसको भी आदमी खुद ही लॉन्च कर देता है। बाकी जो दूसरे ड्रोन्स होते हैं ना, बड़े-बड़े होते हैं। एक तो ये जो शादियों में फ़ोटो खींचने वाले, जो वीडियो बनाने वाले ड्रोन होते हैं ना, वो तो अलग होते हैं, पर ये वेपन्स वाले ड्रोन बहुत बड़े-बड़े होते हैं। परंतु ये ड्रोन जो नागास्त्रा है, ये मैन पोर्टेबल है और सोलर इंडस्ट्रीज़ की एक सहायक कंपनी है ईईएल, एक इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, उसके द्वारा ये निर्मित किया गया है, भारतीय सेना को ये दिया गया है। तो ये अपन देखो बेसिक रिवीजन के लिए ये चीज़ें देख रहे हैं जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। फिर ब्लू ओरिजिन, तो आपको पता होगा जो जेफ बेजोस है, उनकी कंपनी है जो स्पेस से रिलेटेड काम करती है। इलॉन मस्क की तो स्पेसएक्स है और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भारत को साझेदार देश इसने जो ब्लू ओरिजिन है इसने घोषित किया। वैसे आपको बताया था अभी थोड़े टाइम पहले, जो ब्लू ओरिजिन है इसने बाहर अब ये भेजने लगे हैं कमर्शियल मिशन। जैसे आप टिकट लेकर के जयपुर से कहीं सीकर जाते हो, जयपुर से कोटा जाते हो, तो वैसे ही अब आप टिकट लेकर के, और इनका रीयूजेबल एक सब ऑर्बिटल रॉकेट है न्यू शेफर्ड, है ना? न्यू शेफर्ड में बैठ करके आप कहीं पर भी दुनिया में स्पेस में जा सकते हो। और स्पेस में ये लोग कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं? तो कार्बन लाइन है ना? ये भी देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ी हो तो, कार्बन लाइन है ये, इसको स्पेस की बाउंड्री कहा जाता है ना? मतलब अगर एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच में कोई बाउंड्री है, तो अपन कैसे मानेंगे कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है और यहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है। तो इस जगह को हम लोग ऐसा मानते हैं, स्पेस ये एटमॉस्फेयर की बाउंड्री कह लो या स्पेस की बाउंड्री कह लो। तो ये कार्बन लाइन है 100 किलोमीटर के आगे लगभग, ये तो 11 मिनट पे यात्रा कराएँगे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लू ओराइजन है ना? भारत को साझेदार देश शामिल किया है। वैसे भारत के अलावा और भी कंट्रीज़ को शामिल किया है, पर अमेरिका स्थित स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी और ब्लू ओरिजिन उन देशों के नागरिकों के लिए है जिनको अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री अभी तक जिन्होंने नहीं भेजा है। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई ब्लू ओरिजिन की। फिर आगे देखें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एक सेकंड में देख लूँ ये कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन देख लिया, किसकी? अमेज़न की, है ना? जेफ बेज़ोस है, उनकी कंपनी है ये, भारत को साझेदार देश। फिर है त्रिकूट। त्रिकूट देखो, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो देखते हैं हम लोग आईएनएस त्रिपुट। अब ये त्रिपुट आईएनएस जो है, ये देखो भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के पहले जंगी जहाज यार्ड 1258, है ना? इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। त्रिपुट श्रेणी के जो जहाज हैं वो पहले रशिया से हम लोग लेते थे, जो तेग और तलवार श्रेणी के, उसी के फॉलो ऑन शिप्स हैं। तो ये त्रिपुट क्या है? जहाज़ों की कैटेगरी है एक, है ना? जंगी जहाज है भई ये, जंगी जहाज। फिर ज़ोरावर, अब देखो ज़ोरावर क्या है? तो ज़ोरावर आप याद रखना स्वदेशी हल्के टैंक है ना? इंडिजीनियसली बिल्ट लाइट टैंक्स हैं। आपको पता है जैसे इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उस टाइम पर, जो चाइना के साथ में इंडिया का जो स्टैंड ऑफ जिस जगह पर है, वो ऐसी दुर्गम जगह है कि वहाँ पर कुछ भी ले जाना और वहाँ पर कुछ भी चलाना बहुत मुश्किल है। और जहाँ पर ट्रक चलाना ही मुश्किल है, वहाँ पे टैंक तो कैसे चले? तो हमको कुछ हल्के टैंक चाहिए थे, तो हमने हल्के टैंक बनाए और ज़ोरावर उसको नाम दिया गया है। डीआरडीओ और एल&टी द्वारा ये बनाए गए हैं। विभिन्न माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम उद्यमों के योगदान से संयुक्त रूप से विकसित किए गए हैं। हल्के टैंक हैं ये, बस याद रखना। फिर इंडियन स्पेस स्टेशन, तो चाइना ने बना लिया तियांगोंग, तो इंडिया ने कहा कि हम क्यों पीछे रहें, क्योंकि कल को अब यूएसए वगैरह निकाल दें आईएसएस से, तो हम लोग अपना आईएसएस बना लेंगे इंडियन स्पेस स्टेशन। तो 2028 में इसका पहला मॉड्यूल, टोटल इसमें देखो 5
मॉड्यूल बारी-बारी से भेजे जाएँगे। मतलब मॉड्यूल देखो आप ऐसा होता है कि स्पेस स्टेशन होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। एक साथ सारा कुछ सामान नहीं भेज सकते उसमें। आप रूम शिफ्ट करते हो कहीं से, एक जगह से दूसरी जगह या घर शिफ्ट करते हो तो एक साथ सारा सामान थोड़ी ले जाते हो, है ना? एक-एक करके एक-एक चीज़ पैक करोगे फिर उसको गाड़ी में रखोगे तब जाकर लेके जाओगे। तो इसमें कुल 5 ऐसे मॉड्यूल्स होंगे फिर उसको 2028 में लॉन्च करने का जो पहला मॉड्यूल है वो 2028 में लॉन्च करेंगे। फिर एक देखो 1000 सेल प्रोजेक्ट है जी60 कॉन्स्टेलेशन। चीन ने स्टारलिंक को है ना, स्टारलिंक नहीं है ये, स्टारलिंक है। देखो, एक स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। स्टारलिंक प्रोजेक्ट जब आ जाएगा ना भारत में, तो भारत में क्या पूरी दुनिया में भी जब ये चालू हो जाएगा, वैसे दुनिया में तो चालू हो चुका है, भारत में नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली तो मिज़ोरम में कुछ लोग हैं, उनके पास में ये मिल भी गया था, परंतु चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट से आप कहीं पर भी बैठे हो, चाहे आप अंडरग्राउंड हो, चाहे आप कोई सी भी जगह पर हो, फॉरेस्ट के बीच में बैठे हो, आपको इंटरनेट मिल जाएगा। तो उसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने एक प्रोजेक्ट चलाया जी60 कॉन्स्टेलेशन या 1000 सेल प्रोजेक्ट। तो ये देखो लॉन्ग मार्च 6 ए रॉकेट है। उसके द्वारा इंटरनेट उपग्रहों का एक विशाल समूह स्थापित किया जाएगा, 14,000 से अधिक उपग्रह तैनात किए जाएँगे इसमें। अब ये नंबर मेरे को बहुत खतरनाक लगता है ना? तो आप ये याद रखना अपन बहुत ज़्यादा वो स्टोरीज़ में नहीं पढ़ेंगे, वरना ये पता है लेक्चर हो जाएगा 20 घंटे का। तो 1000 सेल प्रोजेक्ट जी60 कॉन्स्टेलेशन, स्टारलिंक प्रोजेक्ट है जो यूएस का स्पेसएक्स का, उसको काउंटर करने के लिए चाइना द्वारा बनाया जा रहा है। रूमी, अब देखो रूमी क्या है? तो ये रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है एक, है ना? इंडियाज़ फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। हाइब्रिड मतलब 2 अलग-अलग तरीके के फ्यूल्स का यूज़ करती है। रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके उपकक्षीय प्रक्षेपथ में लॉन्च किया गया। रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप है एक स्पेस ज़ोन इंडिया। इसने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर के इसमें लिक्विड और सॉलिड फ्यूल दोनों, है ना? दोनों का यूज़ किया गया है। 80 किलोग्राम का ये है और 70% हिस्सा इसका वापस से यूज़ कर सकते हैं। ये है क्या ये याद रख लेना आपको, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है ये, इंडिया का पहला। फिर टाइची सैटेलाइट। अब ये टाइची सैटेलाइट यूके स्पेस कमांड का पहला सैन्य उपग्रह है ये। मतलब मिलिट्री सैटेलाइट है ये और नाम से ये चाइनीज़ लग रहा है पर है किसका यूके का। फिर हम देखें तो यह है उपग्रह जो खुफिया निगरानी के साथ ही सैन्य अभियान और प्राकृतिक आपदाओं में मददगार होगा। तो मिलिट्री सैटेलाइट है टाइचे और ये यूके स्पेस कमांड का है। फिर ईओएस 8 तो ईओएस 8 क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है भाई, है ना? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से एसएसएलवी डी3, है ना? जो कंट्री का सबसे स्मॉलेस्ट रॉकेट है एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है और पर्यावरण और आपदा को लेकर के तो अर्थ ऑब्जर्वेशन करेगा, मतलब अर्थ का क्लाइमेट वगैरह है, ये ऑब्जर्व करेगा। इसमें 3-4 पेलोड हैं, ये देख रहे हैं तो अगर माइक्रोसॉफ्ट आईएम-1 बस, ठीक है, इसरो स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट आईएम-1 बस पर निर्मित है। आई ईओआई और पेलोड है, जीएनएसएसआर पेलोड है और एसआईसीयूवी पेलोड है। अब वैसे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में पूछेगा तो है नहीं कोई। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, एसएसएलवी डी3 द्वारा ये लॉन्च किया गया, इसरो ने लॉन्च किया, पर्यावरण और आपदा को लेकर के ये जानकारी देगा, इतनी बात याद रखने की है। फिर आईएनएस अरिघात। अब अरिघात क्या है? तो ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। परमाणु पनडुब्बी आपको पता है क्या होती है? न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं जिसमें आपको पेट्रोल-वेट्रोल नहीं भराना पड़ता, न्यूक्लियर एनर्जी से चलती हैं वो। तो क्या है लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक ये पानी में रह सकती हैं। तो ये भारत की ऐसी दूसरी है। इससे पहले आईएनएस अरिहंत थी, है ना? और उसको अपग्रेडेड वर्ज़न है जो 2016 में जंगी बेड़े में शामिल किया गया था, उसी का अपग्रेडेड वर्ज़न है आईएनएस अरिघात। अब भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार हो चुकी है। एक तो अरिहंत है, एक अरिघात है और एक तीसरी हम लोग आगे देखेंगे एस3, ये भी लॉन्च कर दिया अब इन्होंने। फिर गौरव, देखो मैंने आपको पहले बताया था गौरव, तो ये याद रखना गौरव क्या है? बॉम्ब है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। बस इतना याद रखना है आपको। सुखोई 30 एमकेआई के प्लेटफ़ॉर्म से इसको परीक्षण किया गया था। हैदराबाद में देखो एक रिसर्च सेंटर है इमारत, है ना? उसके द्वारा ये विकसित डिज़ाइन और विकसित किया गया है। तो गौरव क्या है? ग्लाइड, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। इसकी फ़ोटो मैंने वैसे टेलीग्राम पे डाली थी इसकी फ़ोटो, पर आप देखना चाहो तो देख लेना। बड़ा-सा हेवी सा बॉम्ब है ये और हवा से इसको ड्रॉप कर देते हैं, जो भी दुश्मन का एरिया है वहाँ पर। फिर अस्त्रा MK1 मिसाइल, है ना? अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड को भारतीय वायुसेना ने 217 MK1 मिसाइल उत्पादन की मंजूरी दे दी है और डीआरडीओ द्वारा विकसित तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसकी उत्पादन एजेंसी होगी। हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है और 4.5 मैक, है ना? स्पीड देख लो आप इसकी 4.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है। मारक क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु एयर टू एयर ये याद रखना है अपन को। डीआरडीओ भारत डायनामिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना ने ऑर्डर दिया है, 217 मिसाइल बनाएँगे। कौन-सी मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल है। फिर ये हमने पहले देख लिया था एमपी-80जीएम मैन पोर्टेबल टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये डीआरडीओ द्वारा विकसित जैसलमेर में हमने देखा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया है। इसका वज़न और इसकी लंबाई वगैरह, रेंज देख लो तो 200 मीटर से लेकर के 2.5 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है और ये हाथ से मतलब आदमी हाथ से चला सकता है कंधे पर रख करके। ठीक है, फिर आगे देखिए पोलारिस डॉन। तो ये पोलारिस डॉन क्या है? ये स्पेस वॉक मिशन है एक। इसमें क्या है वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक मिशन जो फाल्कन 9 रॉकेट है स्पेसएक्स का उसके द्वारा इसको भेजा है। तो इसमें देखो कुछ लोग गए थे। जारेड आइज़ैकमैन, स्कॉट पोटेट, सारा गिल्स, एना मेनन,
है ना? तो आइजैक मैन और सारा गिल्स का नाम याद रखना है अपन को, क्योंकि ये स्पेस वॉक करने वाले ना गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री बन गए पहले, और 200 वैसे 264 265 भी व्यक्ति हैं, परंतु पहले ऐसे लोग हैं जो गैर पेशेवर हैं, वरना तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वही जाते हैं, तो ये एस्ट्रोनॉट्स नहीं है। तो आइजैक मैन जो है, जारेड आइजैक मैन और सारा गिल्स, है ना? तो किसने भेजा था? स्पेसएक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसने भेजा है इसको। फिर इंडियन स्पेस स्टेशन BS-1 ये हमने देख ही लिया, और मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है, और कोई बात नहीं है। फिर एनजीएलवी, एनजीएलवी क्या है? नेक्स्ट जनरेशन, है ना? हमने देखा पीएसएलवी, जीएसएलवी, वैसे एनजीएलवी है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अब आगे और भी बड़ा हमको चाहिए, या फिर कुछ हमको ऐसा चाहिए जो रीयूजेबल हो और थोड़ा पैसा उसमें कम खर्च हो और ज़्यादा पावरफुल हो, तो ये रीयूजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल है। एलवीएम-3 की तुलना में 3 गुना, जो अभी करंटली एलवीएम-3 है, उसकी तुलना में हमने ये 3 गुना होगी इसकी जो क्षमता होगी, और इसकी लागत 1.5 गुना ही होगी। अधिकतम 30 टन पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है। 8 वर्ष में इसको विकसित कर लेंगे, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना व संचालन तथा वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल की लैंडिंग, ये सब के लिए काम आएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल आप याद रख लेना किस लिए यूज़ होता है। एनजीएलवी पूछे तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। फिर अग्नि 4 मिसाइल, देखो मैंने बताया था आपको अग्नि 5 मिसाइल है तो मारक क्षमता कितनी है? 5000। अग्नि 4 है तो मारक क्षमता कितनी है? 4000। मध्यम दूरी की ये बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि अग्नि 5 कौन सी है? आईसीबीएम है ना? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये क्या है? ये एमआरबीएम है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा ये विकसित की गई है अग्नि 4 मिसाइल। फिर चंद्रयान 4 या वीनस ऑर्बिटर मिशन है, इसको भी कैबिनेट की अप्रूवल मिल गया है 2028 में। मिशन को मार्च 2028 के दौरान उपलब्ध जो अवसर मिलेगा उसमें भेज देंगे। 1236 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। फिर एक देखो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना? ये डीआरडीओ और इंडियन नेवी द्वारा सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है, एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो वीएलएसआर बोलते हैं वैसे इसको, वीएलएसएसआर, है ना? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर में, वहाँ पे ये टेस्ट की गई। डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसको बनाया है। 30 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है, अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। बाराक 1, देखो इजराइल की एक मिसाइल है बाराक, है ना? बैरक मिसाइल है, तो उससे ये 2 गुनी इसकी स्पीड है, 4.5 माक। 360 डिग्री घूमकर अपने दुश्मन का पता लगा सकती है। तो वीएलएसआर आप समझ सकते हो, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ना? और बाकी डिटेल्स हमने बात कर ली। अब कुछ डिटेल्स देखें हम लोग, जैसे कि जीएसएल यार्ड 1267, तो ये क्या है भाई? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। जीएसएल क्या है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, है ना? तो ये भारतीय तटरक्षक बल जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो है, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड है, उनके लिए एक शिप निर्माण किया है, तो उसका नाम है जीएसएल यार्ड 1267। फिर मत्स्य 6000, है ना? आपको पता है मिशन समुद्रयान चल रहा है एक, उसके तहत है ना हम लोग समुद्र में मत्स्य नाम की ये पनडुब्बियाँ भेजते हैं। छोटे-छोटे वेसल्स होते हैं ये, वैसे बहुत बड़ी पनडुब्बी नहीं होती है, और उसमें क्या करते हैं, समुद्र का जो डीप सी में जो कुछ मिशंस होते हैं उसके परीक्षण के लिए ये सब भेजा जाता है। तो मिशन समुद्रयान के तहत स्वदेशी पनडुब्बी है, उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000। फिर रोवर प्रज्ञान है, तो अब ये चंद्रयान 3 के टाइम पर आपको रोवर और लैंडर पता है, प्रज्ञान और विक्रम, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। चाँद की सतह पर 160 किलोमीटर चौड़ा इसने क्रेटर अभी खोज लिया है। फिर अरावली, ये याद रखना। एक हमने सी हॉक देखा था हेलीकॉप्टर M60R, तो वैसे ये अरावली क्या है? ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की एविएशन कंपनी है साफ्रान, उसका अनुबंध हुआ है, तो ये अरावली नाम की ये हेलीकॉप्टर इंजन बनाने के लिए, सॉरी ये हेलीकॉप्टर नहीं है, हेलीकॉप्टर इंजन है। मैं जल्दबाज़ी कर रहा हूँ थोड़ी-सी, परंतु ये हेलीकॉप्टर इंजन है, हेलीकॉप्टर नहीं है। फिर देखो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वीएसआरएडीएस। तो इसको डेवलप किया 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी है डीआरडीओ द्वारा, और पोखरण फील्ड फाइटिंग रेंज में 4 अक्टूबर 2024 को ये टेस्ट की गई थी। एक मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। मैन पोर्टेबल मतलब समझ गए ना आप, आदमी इधर से उधर इसको लेके जा सकता है। बाकी देखो आकाश तीर हमने सिस्टम देखा, ये सारे इतने बड़े सिस्टम होते हैं कि एक ही जगह पर, जैसे ज़्यादातर क्या होता है जो एयरफोर्स स्टेशन हो गया या इंडियन आर्मी का स्टेशन हो गया, वहाँ पर ये लगा दी जाते हैं। पर वो उसकी कैपेसिटी के अनुसार क्या पूरी जगह का एरिया को कवर कर सकता है क्या? तो पूरी जगह के एरिया पूरे जगह को तो कवर नहीं कर सकता है। तो ऐसा ही हमने एक बना लिया है मैन पोर्टेबल, है ना? तो ये मैन पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। फिर S4 हमने देख लिया, 4th न्यूक्लियर सबमरीन है अरिहंत क्लास की, हमने देखा। और शिप बिल्डिंग सेंटर है विशाखापट्टनम में, वहाँ पर ये लॉन्च की गई। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, और K4 बैलिस्टिक मिसाइल दागने में ये सक्षम है, तो ये याद रखना। K4 क्या है? तो बैलिस्टिक मिसाइल है। S4 क्या है? तो ये न्यूक्लियर सबमरीन है ना? 4th है कि 3rd है, ये एक बार चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पहले देखा था तो वो 3rd थी, है ना? S3 तो ये एक बार चेक कर लूँगा मैं, S4 क्या है? 4th है कि 3rd है? फिर इसडेलिए 305 मिशन। अब देखो लाइट मल्टीपर्पज़ गाइडेड रॉकेट, LMGR है ये, LMGR, है ना? रूस ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित की जाने वाली रॉकेट जो बनाई है, उसका नाम दिया है इसडेलिए 305 मिसाइल। तो हवा से सतह पर मार करेगी, हेलीकॉप्टर से चलेगी तो हवा से चलेगी, सतह पर मार करेगी तो रशिया की है ये। अपन को याद क्या रखना है, ये किसकी है? रशिया की है, हेलीकॉप्टर से चलने वाली मिसाइल है ये। फिर स्पारडेक्स, स्पारडेक्स के बारे में अब मैं आपको बताऊँ तो ये देखो स्पेस डॉकिंग मिशन है ना? स्पेस डॉकिंग।
वैसे इसको बोलें तो स्पेस डॉकिंग ही मिशन नहीं है, स्पेस डॉकिंग अनडॉकिंग मिशन है। इसमें मान लो कि 2 सैटेलाइट्स को भेजा गया या फिर 2 ऐसे व्हीकल्स जो स्पेस में गए हैं, है ना? उनको अलग-अलग लॉन्च कर दिया गया, फिर उनको स्पेस में इनको डॉक कराया गया। डॉक कराया गया मतलब इनको जोड़ा गया, है ना? इनको आपस में जोड़ा गया, फिर इसको अनडॉक कराया गया। तो इसका परीक्षण भाई इसरो ने 2 दिसंबर को ही भेज दिया था। अब तो ये टेस्ट भी हो गया है, बहुत सक्सेसफुल इसरो इसमें रहा है। फिर इकोबाल्ट, इकोबाल्ट क्या है? रशिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड वेसल है। वेसल मतलब शिप है भाई, है ना? इकोबाल्ट रशिया का शिप है, हाइड्रोजन पावर्ड है। फिर एक इंडियन नेवी का वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन, तो दामागुंडम फॉरेस्ट एरिया है तेलंगाना में, वहाँ पर ये रडार स्टेशन बनाया गया है। फिर हम लोग कुछ 1-2 चीज़ें और जो लास्ट बची हुई हैं, ये देख लेते हैं। देखो ये वन लाइनर से हैं थोड़े से, तो ये इंपॉर्टेंट भी हैं। जीसैट 20 है, तो स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया है भारत का सबसे उन्नत संचार। जीसैट जो रेंज है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं। तो जीसैट 20 या जीसैट एन2 है, ये कम्युनिकेशन की सबसे बेस्ट सैटेलाइट है। और एनआईएस है, एनएसआईएल, देखो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो का कह लो या फिर भारत का कह लो, तो ये कमर्शियल स्पेस आर्म है ना? तो बाकी इसकी डिटेल में नहीं जाएँगे। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है, उसने ये लॉन्च किया है जीसैट 20 या जीसैट एन2। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि जैसे मान लो जीसैट एन2 है या जीसैट 20 है, किसने लॉन्च किया? पीएसएलवी सी-58, जीएसएलवी सी-53 और या फिर स्पेसएक्स का। तो स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए हमको याद रखना है। फिर के4 बैलिस्टिक मिसाइल, कलाम 4 भी इसका नाम है, हमने देख लिया ये तो, है ना? पहले हमने सबमरीन बात की थी एस4, उसमें क्या है के4 बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई थी, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है ना? एसएलबीएम बोलते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। आईएनएस अरिगान में इसका परीक्षण कर लिया है। सेकंड एसएलबीएम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, पहला जो एसएलबीएम था उसका नाम था के15, सगारिका के15 उसका नाम था। तो ये भी अपन को याद रखनी है। 2 एसएलबीएम है हमारे पास, कौन-कौन सी? सगारिका के15 और ये के4। फिर पिनाका रॉकेट लॉन्चर, तो डीआरडीओ ने इसका परीक्षण कर लिया है। पिनाका आपको वैसे पता है भगवान शिव हैं, उनके त्रिशूल का नाम पिनाका है क्या? तो उनके त्रिशूल का नाम पिनाका है भाई। और वैसे ही एक पिनाका रॉकेट लॉन्चर है। ये एक ट्रक होता है ना? एक ट्रक है मान लो, गंदा सा ट्रक बना लेते हैं एक अपन, और ये ट्रक के ऊपर ऐसे एक कैनिस्टर्स लगे होते हैं, टोटल 12 कैनिस्टर्स होते हैं और 44 सेकंड्स में ये टोटल 12 मिसाइल्स चला सकते हैं, है ना? मतलब मिसाइल्स क्या? रॉकेट, रॉकेट चला सकते हैं 44 सेकंड में 12 रॉकेट। तो ये डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, पिनाका रॉकेट लॉन्चर। फिर लिग्नोसैट, ये याद रखना भाई, लिग्नोसैट क्या है? तो ये विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट है। तो कितनी बड़ी बात, लकड़ी की सैटेलाइट बना ली। एक लकड़ी होती है स्पेशल टाइप की, मैग्नोलिया, मैग्नोलिया नाम की लकड़ी है, इसका ये सैटेलाइट बनाया है। तो ऐसा काम करने वाला जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और होम बिल्डर है सुमितोमो फॉरेस्ट्री, है ना? इन्होंने ये, तो जापान की है ये लिग्नोसैट, ये याद रखना जापान की है। और है क्या ये? तो ये विश्व की पहली लकड़ी की बनी हुई सैटेलाइट है। फिर जिमसैट, तो ये जिम्बाब्वे का दूसरा उपग्रह है, जिम्बाब्वे सैटेलाइट, तो ये याद रखना जिम्बाब्वे ने दूसरा लॉन्च किया। फिर एक है एनालॉग स्पेस मिशन, तो ये एनालॉग स्पेस मिशन कुछ नहीं है। जब अपन जैसे मान लो आउटर स्पेस में जाएँगे तो वहाँ पर क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो वैसे ही एक टेस्ट करने के लिए इंडिया ने फर्स्ट एनालॉग मिशन इसरो द्वारा चालू किया गया है लद्दाख लेह लद्दाख में। वैसे भी आप लेह लद्दाख जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मेरे मेरे को लगता है लेह लद्दाख के बाद में पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर आप ऐसी सिचुएशंस देख सको। मतलब शायद अमेरिका में भी एक ऐसी जगह है। तो वहाँ पर क्या है कि आप स्पेस जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर अपन लोग बाकी सारी चीज़ें टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप, इसमें जो पार्टनरशिप की है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, स्पेस स्टूडियोज़, द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और आईआईटी बॉम्बे की पार्टनरशिप से ये चलाया जा रहा है एनालॉग स्पेस मिशन, ठीक है? लेह लद्दाख में चलाया जा रहा है, ये याद रखना। तो ये भाई 2025 तक का अपना जो भी वो होता है, क्या बोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स था, ये हमने कवर कर लिया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स और बाकी वाले।